बाल साहित्य लेखक अच्छा वही होगा जिसके मन में बच्चा जीवित होगा। लोक कथाएं समाज का एक प्रकार का चरित्र दिखाती है, कई बार नग्न चित्रण भी करती है, तो उस पर बच्चे इनका मंथन कर रहे हैं। किंग लियरे गत निरपण्य घट जनवेगी, जैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। हम जो गांधी जी ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हम संग्रह न करें, कि हमारे बच्चे कह रहे हैं कि राइटर अंकल को कह के एक बार यहाँ बुला दीजिए, हम डिनर करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है यदि हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं जी। गाड गदेरा गीत सुनोना किलनी ओनु पेते भूलोना, ऐसी आवाज वाली आपने भी सुनी होगी। लेकिन नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमें डिजिटल प्रयास भी करने पड़ेंगे। लोक कथाएं हमारे समाज का आईना होती हैं, फिर चाहे वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हो, रीति रिवाज से या फिर परंपराओं से। नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो लेखक हैं उन्होंने लोक कथाओं की जड़ों से लेकर आधुनिक विज्ञान की उड़ान तक और बच्चों की कल्पनाओं से लेकर सांस्कृतिक विरासत तक हर दुनिया को अपने शब्दों में पिरोया है, या यूं कहें कि इनकी कलम बच्चों से संवाद करती है। इतना ही नहीं, ये हमारी गढ़वाली बोली भाषा की शब्द संपदा को भी संरक्षण दे रहे हैं। हमारे साथ हैं शिक्षक और साहित्यकार डॉक्टर उमेश चमोला जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। हाँ, धन्यवाद, और मैं आपकी इस सार्थक पहल की सराहना करता हूँ। सर, वैसे आप शिक्षक हैं तो बच्चों के बीच में तो आपका समय जाता ही है जी। लेकिन आपने लेखन की शुरुआत कब से की, क्योंकि बाल साहित्य पर आपने ज्यादा काम किया है? जी। मैं बचपन में पिताजी को हम देखते थे, पिताजी कविताएं लिखते थे और माँ जी को सुनाते थे और अन्य शिक्षकों को भी सुनाते थे, तो कविता के प्रति, साहित्य के प्रति आकर्षण उसी समय से मन में पैदा हुआ जब पिताजी को हम कविता सुनाते हुए देखते थे। और प्रेरणा किससे मिली आपको? प्रेरणा भी पिताजी से ही प्राप्त हुई, और साहित्य का जो लोक वाला जो पक्ष है उसकी प्रेरणा मुझे अपनी माताजी से मिली। माताजी कई बचपन से ही हमें लोक कथाएं सुनाती रहती थी, और जो लोक में कहावत और मुहावरे जो लोक के हैं, तो माताजी के पास उनका अकूत भंडार है, संपदा है, तो उससे प्रेरणा मिली। और मेरे साहित्य में जो लोक के संबंध में जो कई मुहावरे हैं, शब्द हैं, जो लोक हमने बचपन में जिया है, तो उसकी प्रेरणा स्रोत मैं अपनी माताजी को मानता हूँ। बाल मन को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, और बाल साहित्य पे काम करना आपके मन में कैसे आया कि मुझे बाल साहित्य पर काम करना चाहिए? जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, बाल साहित्य को एक प्रकार से परकाया प्रवेश कहा जाता है। परकाया प्रवेश का मतलब ये है, हम प्रौढ़ हैं या युवा में अवस्था में भी जब लिखते थे, तो व्यक्ति जब लिखता है तो एक प्रकार से परकाया प्रवेश का मतलब ये है कि बच्चों के शरीर में प्रवेश कर देता है। अपने जो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के दिल में बच्चा है। जो बाल साहित्य लेखक अच्छा वही होगा जिसके मन में बच्चा जीवित होगा, और पहले अपने मन के बच्चे को हम जागृत करेंगे और बचपन की कल्पना करते हैं, परकाया प्रवेश जैसी स्थिति, जैसा मैंने कहा, तो उसके बाद अपने को ही बच्चा मान के जब बैठने लग जाते हैं तो बच्चों के स्तर तक हम उतर जाते हैं। तो तब जो लिखा जाता है वो बच्चों के लिए भी सुलभ होता है, कठिन नहीं होता है, बच्चों के लिए ग्राह्य हो जाता है। लेखन के माध्यम से जो बच्चे हैं उनको लोक संस्कृति से जोड़ना, इस पर आपने बहुत काम किया है। काफी किताबें आपने लिखी, लोक कथाएं, कविताएं। और लोक कथाएं आपने जब लिखी तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? लोक कथाओं में जो हमारा लोक है वह जीवंत रूप में दिखाई देता है, और लोक कथाओं में कथाओं का संकलन का तरीका यह नहीं है कि हम किसी पुस्तकालय में जाएं, 8-10 लोक कथाओं की किताबें रखें, उसमें से लोक कथा चुनें, यह नहीं है, बल्कि लोक कथा लोक के बीच में जा करके हम खोज सकते हैं। तो बचपन में मैंने माताजी से लोक कथाएं सुनी थी, तो उस समय से एक चस्का लग गया था लोक कथाओं का, और बाद में मैं कहीं भी जैसे किसी गांव में जाता हूं या शासकीय कार्य से भी जाना होता था, तो मैं वहाँ के लोगों से बातचीत करता था
कि यहाँ क्या है, जैसे कोई ये कहते हैं ना हर कंकर में शंकर है, जी ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में या कहीं भी देखो, वहां पर लोक में हर पत्थर की भी कहानी है, हर जगह कहानी है, कोई भी नदी बह रही है उससे संबंधित भी कहानी होगी, खेत है उससे संबंधित कहानी होगी, कोई पेड़ है उससे संबंधित भी कहानी होगी। तो जो लोक है उसके अलग अलग पक्ष लोक कथाओं में समाहित हैं, अलग अलग पक्ष हैं, लोक के रीति रिवाज हैं, लोक की परंपराएं हैं, लोक का विश्वास है। जी लोक जो लोक कथाएं होती है वो एक प्रकार की ईमानदार अभिव्यक्ति होती है। जैसे माना हम कोई कहानी लिख रहे हैं, विज्ञान कथा लिख रहे हैं, या हम कोई और कथा लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो समाज की बुराइयां हैं या जो पूर्वाग्रह है उनसे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोक कथा एक ईमानदार अभिव्यक्ति है। वहां पर क्या है, जैसे हमारे समाज में हमारे उत्तराखंड में भी है, जैसे स्त्रियों पर माना पुरुषों के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं, तो लोक कथा ने उनको सीधे सपाट कह दिया है। कई जगह पूर्वाग्रह, आज हम बालिका शिक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जी और हम साहित्य में भी ऐसा करते हैं। जैसे कोई कहानी है तो पहले पुरानी हम जब कहानी देखते हैं तो राजा रानी की कहानी है, लेकिन कई कहानियों में जो हम पात्र हैं तो वर्तमान समय में हम पात्र बालिकाओं को भी डालते हैं। जी मानो कोई बालिका संघर्ष कर रही है, संघर्ष करते 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 वो एक उद्देश्य तक पहुंच गई, तो उस कहानी में हमारा पात्र जो हमारी परंपरागत सोच रहती थी उसमें हम अक्सर क्या रहता था, पुरुष या लड़के वाले ही पात्र हमारे रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या करते हैं कि उसमें किसी बालिका को दिखा दिया, कठिन परिस्थितियों से गुजरती हुई कोई बालिका है, अंत में अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेती है। मतलब तो एक मैसेज भी जाना चाहिए। ये मैसेज आता है, लेकिन ऐसा लोक कथाओं में नहीं होता है। लोक कथाओं में क्या होता है, जो सीधा सपाट लोक कथाएं समाज का एक प्रकार का चरित्र दिखाती है, कई बार नग्न चित्रण भी करती है, जो हम छिपाते हैं ना, शिष्ट रूप में हम जी छिपाते हैं, लेकिन हमारे लोक में वो चीजें एक सत्य के रूप में प्रकट है। बिल्कुल, वो एक प्रकार का ईमानदार अभिव्यक्ति है, उसमें कोई छिपाव दुराव नहीं होता है। तो कितनी लोक कथाएं आपने लिखी हैं और कितनी किताबें अभी तक आई हैं लोक कथाओं की? लोक कथाओं पर मेरी चौथी पुस्तक आ चुकी है, ये उत्तराखंड की 100 बालोपयोगी लोक कथाएं। जी ये मेरी चौथी वाली पुस्तक है, दिखा दीजिए। ये चौथी पुस्तक है, और इसमें जितनी लोक कथाएं हैं बच्चों के हिसाब से जो उपयोगी होती जी हैं, उदाहरण के लिए कुछ लोक कथाओं में हमारे प्राचीन कालखंड का एक प्रकार का लोक इतिहास, जैसे राजाओं के राज दरबार में जैसे षड्यंत्र होते थे, जी साजिश होती थी, और कुछ हमारा गौरवशाली इतिहास भी है। उदाहरण के लिए एक नागकटी रानी वाली कहानी हमारी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे बच्चों को भी वह जानी चाहिए कि किस प्रकार से एक रानी ने, जब मुगलों का शासन था और हमारे पहाड़ में भी मुगल आए थे, तो एक जो रानी कर्णावती थी, जी तो रानी कर्णावती ने क्या किया, मुगल जब परास्त होने लगे थे, उन्होंने एक शर्त रखी कि आप यहाँ से तभी जाएंगे जब आपके नाक काटे जाएंगे। तो प्रत्येक जो मुगल सैनिक था उसका नाक काटा गया, यहाँ तक कि उनका जो सेनापति था उसका भी नाक काटा गया था, और उसने इतना लज्जित हुआ कि उसने आत्महत्या कर दी थी। तो ऐसा जो प्राचीन गौरव का इतिहास है वो भी हमारी नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए, जो समृद्ध इतिहास है हमारे पास। तो एक प्रकार से इन कथाओं में लोक इतिहास भी है, जी और लोक इस कथाएं और लोक इतिहास। हाँ जी, लोक प्राचीन जी उस कालखंड का राजाओं के सब हमारे जो जागर होते थे ना, जी या जो हमारा लोक गाथा वाला साहित्य है, तो वो लोक गाथा वाला साहित्य आसानी से समझ में नहीं आता है, तो उससे एसेंस लेकर के भी मैंने लोक कथाओं में उसका समावेश किया है। तो हमारी प्राचीन गौरवपूर्ण कथाएं भी हैं इसमें, और राजाओं के समय में क्या क्या षड्यंत्र होते थे, है ना, उसका भी इसमें प्रेरक कहानियां बच्चों के लिए इस कथा संग्रह में कथा संग्रह दी में गई है। है। ये एक बाल उपयोगी कथाएं हैं। हाँ। कचाकी ये भी ये एक उपन्यास है। अच्छा। हाँ जी, और ये ये पथिला गीत और गढ़वाली कविताओं का संकलन है। अच्छा, गढ़वाली भाषा की आपने बात की, तो गढ़वाली में तो आपने काफी सारी किताबें हाँ लिखी जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो बच्चों को गढ़वाली अपनी बोली भाषा से जोड़ने हाँ के जी। लिए आपने कितनी किताबें अभी तक इस तरह की लिखी हैं? गढ़वाली में मैंने कोशिश की है कि जैसे मेरी ये किताब है, ये वनदेव की चिट्ठी नाम से है, मतलब वन देवता जी का संदेश, वन देवता की चिट्ठी। जी तो इसमें मैंने पर्यावरण और शिक्षा की 10 बाल नाटिकाओं को महत्व दिया है, और सौभाग्य की बात यह है कि
हमारे विद्यालयों में मेरे पास फ़ोन आते हैं, हमारे विद्यालयों में इन नाटकों का विशेष अवसर पर, जैसे पर्यावरण दिवस होता जी। है, ओज़ोन दिवस होता है, तो उस पर बच्चे इनका मंचन कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे बताया जाता है, गुरुजी लोग भी बात करते हैं, बच्चे भी कई बार बात करते हैं कि सर हम इस नाटक को इस पर मंचन कर रहे थे। क्योंकि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना आवश्यक होगा। वर्तमान समय में जबकि यूनेस्को के द्वारा भी विश्व की जो बोलियां, भाषाएं हैं, उनके संकट होने पर एक चिंता व्यक्त की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम नई पीढ़ी को अपनी गढ़वाली में ऐसा साहित्य प्रस्तुत करें जो प्रेरक भी हो और उसको वह अपने जीवन में तो लागू भी गढ़वाली कर में ही सके। मंचन करते हैं बच्चे? हाँ, गढ़वाली में मंचन करें। और आपने नाटक की बात की, तो विलियम शेक्सपियर के जी। नाटक का भी आपने हाँ जी, हाँ जी। गढ़वाली में अनुवाद जी, किया है। जी। अनुवाद आपने काफी किताबों का किया हाँ वैसे, जी, हाँ जी। लेकिन लियो ये सबसे टॉल्स्टॉय का चर्चित और जी, रहा। ये गडोली नाम से है। जी। ये इसमें शेक्सपियर के 10 नाटकों का गढ़वाली रूपांतरण है। एक तो जी। इसमें नाटकों को कहानी के रूप में बदल रखा है, यानी विधागत रूपांतरण। जी। और दूसरा इसमें जो भाषा है वह तो अंग्रेजी में है मूल रूप में, उसके मूल कथानक को सुरक्षित रखते हुए इसमें गढ़वाली का उपयोग किया गया है। गढ़वाली में यह रूपांतरित तो की इसको गई। जब आपने लॉन्च हुई है तो उसके बाद लोगों ने पढ़ा, तो कैसा रिस्पांस आपको हाँ, मिला? अच्छा। क्योंकि शेक्सपियर को तो लोग पढ़ते ही हैं, हाँ जी, हम हाँ लोग जी। उनके नाटक हाँ, हाँ, सब देखते हाँ। हैं, पढ़ते हैं, तो ये इसका रिस्पांस कैसा हाँ। था गढ़वाली में? अच्छा संदेश पाठकों का आया। और इसमें जो मैंने उत्तराखंड की और गढ़वाल की जो लोक संस्कृति का जो इसमें सुगंध डालने का प्रयास किया गया है, तो उसकी सराहना हुई। मतलब परिवेश तो विदेशी है, जी। कथानक भी शेक्सपियर का है, लेकिन इसमें गढ़वाल के हिसाब से जो अपनापन भी लगे, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं तो जिससे यह अपनापन भी इसमें देखने को मिलेगा। जैसे ठेठ गढ़वाल की लोकोक्तियों का भी इसमें प्रयोग है, मुहावरों का भी प्रयोग है। उदाहरण के लिए ये हालांकि टॉल्स्टॉय की कहानी में था, जैसे था ही वाज सेंट टू जेल, साइबेरियन जेल, वह उसको साइबेरियन जेल भेजा गया था। तो उसको मैंने गढ़वाली में ये इस प्रकार से अनुवाद नहीं किया कि सो साइबेरियन जेल भेज गए। मैंने उसको जो ठेठ पहाड़ में कहते हैं, पहाड़ में जेल जाना नहीं कहते हैं, पहाड़ में कहते हैं कि सो द्विहा दौड़ी चली। अच्छा, है ना? तो मैंने मतलब लोक में जो प्रचलित है उन शब्दों का, उन लोकोक्तियों का, आसान भाषा में, हाँ, हाँ, अपनी भाषा में हाँ, लोग उसको हाँ, समझ पाएं। और लोग जुड़ भी जाते हैं उससे। जी। जैसे मैंने घराट का एग्जांपल दिया, जैसे इसमें किंग लियर की कहानी सब जानते हैं, वो उनकी बेटियों ने से बात हुई थी, तो उसमें मैंने ये लिखा हुआ था कि जब किंग लियर की स्थिति खराब हो जाती है, किंग लियर वाज सैड, तो मैंने उसको गढ़वाली में ये नहीं लिखा है कि किंग लियर दुखी हुए, मैंने ये लिखा है किंग लियर गत निरपण्य घट जन हुएगी। मतलब इसका हिंदी अर्थ ये है कि किंग लियर की दशा बिना पानी के घराट जैसी होगी। अब जो बच्चा पढ़ेगा उसने गांव में घराट देखे हैं, घट देखे हैं, तो उसकी अपनी संस्कृति के बारे में पता चल जाएगा। या देखे नहीं है तो वो अपनी दादी नानी से पूछेगा घराट क्या होता है, घट क्या होता है, तो अपनी जड़ों से भी जुड़ सकें और विदेशी साहित्य का भी ज्ञान हो। और हमारे जो गढ़वाली साहित्य में शिल्प में भी परिवर्तन आता है। जब हम विदेशी साहित्य का अनुवाद करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा साहित्य लिखा जा रहा है उस साहित्य की शैली में भी परिवर्तन आ जाता है। जब लेखक भी पढ़ते हैं, पाठक भी पढ़ते हैं, तो उसकी जो भाषा को ही लाभ होता है उससे। लोक कथाएं हैं या अन्य जो बाल साहित्य है, इसमें हम लुगदी साहित्य को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आजकल खत्म होता जा रहा है। पहले बच्चे थे, कहानियां सुनते भी थे, और जो छोटी छोटी जो किताबें आती थी कम पेजेस की, तो उसमें पढ़ते थे उनको चित्रों के माध्यम से भी। तो अब किस तरह का माहौल आप देखते हैं इसके? हाँ, ये आपने सही कहा है। जिस साहित्य को हम लुगदी साहित्य कह रहे हैं उसकी भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका होती है। हमें याद है जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, बाजार से कॉमिक्स या हाँ, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती थी अलग अलग, जैसे मधु मुस्कान होती थी, नन्नन, पराग, मधु मुस्कान, और कुछ वैसी पत्रिकाएं भी होती थी, मनोहर कहानियां उस प्रकार की। तो हम क्या करते थे उस समय, जैसे मैं छात्रावास में रहता था तो उस समय हम चोरी चोरी पढ़ते थे। हमारे जो सीनियर होते थे या जो हमारे वार्डन होते थे
वो उनका भय रहता था कि किताब क्यों, अपनी कोर्स की किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो मैंने भी एक तरीका अपना रखा था। मैं क्या करता था, एक एटलस होती थी हमारी, उस एटलस के अंदर प्राण की कॉमिक्स, चाचा चौधरी और वो वाली चोरी छिप के पढ़ता था मैं। बहुत लोग करते थे इस हाँ, तरह चोरी से छिप के पहले। पढ़ता था। लेकिन अब पता चलता है कि उस साहित्य का हमारे बाल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, और उसने हमें पढ़ने लिखने की एक संस्कृति, जिसको आपने संकेत किया है, वर्तमान समय में पठन संस्कृति पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो दूरसंचार क्रांति का युग है, अलग-अलग स्रोत पैदा हो गए हैं, ज्ञान का विस्फोट का युग है। अलग-अलग स्रोतों से जी। सूचनाएँ आ रही हैं, और ऐसी स्थिति में सूचनाओं की विश्वसनीयता पर भी कई बार सवाल उठ जाते हैं, मौलिकता पर भी सवाल उठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो याद आता है कि उस समय का जो लुगदी साहित्य भी था, और वह क्या था कि हमारे पठन-पाठन की जो संस्कृति थी, उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण था। तो अभी तक कितने नाटक आपने लिखे और आपका सबसे फेवरेट नाटक कौन-सा हाँ। रहा जो आपने लिखा तो आपको खुद भी पसंद आया? हाँ जी। नाटक कुछ तो मेरे पुस्तक के रूप में आ चुके हैं, और कुछ अभी प्रकाशनाधीन हैं, वो जी। प्रकाशित नहीं हुए हैं। लेकिन मेरे नाटकों का काफ़ी मंचन भी हुआ है। तो जैसे विद्यालयों में ये बणदेव की चिट्ठी का मतलब ये है कि वन देवता का संदेश। जी। तो इसमें मैंने लोक संस्कृति को भी डाला है, वैज्ञानिक पक्ष को भी डाला है, पर्यावरण को भी डाला है। तो इनका, इसमें से बहुत सारे नाटक विद्यालयों में मंचित किए जा चुके हैं। तो इसमें शीर्षक नाटक है जैसे बणदेव की चिट्ठी। जी। तो इसमें ये दिखाया गया है कि किसी गाँव में बारिश नहीं हो रही है, लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है। तो गाँव के लोग, सरपंच लोग बैठ कर के तय करते हैं कि क्या किया जाए। तो कोई बुजुर्ग कहता है कि वन देवता की हमने बहुत समय से पूजा नहीं की है, उनकी पूजा की जाए, बारिश आ जाएगी। जी। फिर वो क्या करते हैं कि वन देवता की पूजा करते हैं, लेकिन बारिश नहीं आती। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो 10-15 दिन के बाद फिर बैठक करते हैं। फिर वो कहते हैं कि बारिश तो आई नहीं, हमने वन देवता की भी पूजा की थी। तो उसके बाद ऐसा होता है कि उसी समय पोस्टमैन एक चिट्ठी लेके आता है। तो वो चिट्ठी लेके आता है, तो वो रहती है बणदेव की चिट्ठी, वन देवता की तरफ से आई हुई चिट्ठी। तो अच्छा। गाँव के सरपंच जब वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि वन देवता का चमत्कार हो गया, वन देवता की तरफ से ये चिट्ठी आई। तो उस चिट्ठी में वन देवता कहते हैं कि मैं खुश पूजा करने से नहीं होऊँगा। आप लोगों ने जो पेड़ों को काट रखा है, जंगल में जो आग लगा रखी है, इसके कारण से जो नुकसान हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मैं इससे नाराज़ हूँ, और मैं खुश तब रहूँगा जब आपको पेड़-पौधे लगाने पड़ेंगे। जहाँ-जहाँ आपने कटान की है, वहाँ पेड़-पौधे लगाने पड़ेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, तब मैं खुश हो जाऊँगा, तब बारिश आ जाएगी। वन संरक्षण। हाँ, अब वो ऐसा करते हैं। तो ये, जैसे हम जानते हैं कि नाटक में जब सस्पेंस होता है, जी। तो पाठक उससे जुड़े रहते हैं, दर्शक उसको देखते रहते हैं। अब इसमें सस्पेंस है कि चिट्ठी वन देवता ने आखिर कैसे लिखी। जी। तो बाद में क्या होता है कि जब वो वन देवता के आदेश पर पर्यावरण की संरक्षण की ध्यान करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, सचमुच बारिश आती है। तो उसके बाद जो 2 बालिकाएं रहती हैं, वो आपस में बात करती हैं कि हमारा प्रयास सफल रहा, हमने वन देवता के नाम से जो चिट्ठी लिखी थी, सरपंच जी को जो पोस्ट ऑफिस से डाली थी, उसका ये चमत्कार हुआ अच्छा। कि वो बच्चियों ने लिखी थी चिट्ठी। हाँ, बच्चों ने लिखी। वो अंत में खुलता है राज। जी। तो वो दर्शकों को बांधे रखने के लिए, मतलब पहले वो सोचते रहते हैं, उससे एक जिज्ञासा बनी रहती है लास्ट तक। जी। बाद में खुलता है रहस्य कि आखिर वन देवता की चिट्ठी आई कहाँ से। व्यंग पर आधारित भी आपकी किताब आई हाँ जी। पंडवा बल्द। हाँ जी। तो इसमें क्या आपने किस तरह के व्यंग लिखे हैं और हाँ, कविताएं? इसमें गढ़वाली में है ना ये भी? हाँ, ये गढ़वाली पे है। जैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और हमने पहाड़ का जीवन जिया है। बचपन में हमने भी खेती बाड़ी भी की है। तो जैसे हमारे भी बैल होते हैं, हमने उनको देखा। तो बैल होते थे, तो हमारा एक बैल क्या करता था, जब हल लगाते थे तो वो आधे जो हल लगाने के लिए उसको स्यू बोलते हैं पहाड़, जी। तो वो पहली स्यू में पड़ जाता था, वो बैठ जाता था वो, अच्छा। फिर उठता नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बैल हमारा ऐसा था, वो क्या करता था, हल तो बढ़िया लगाता था, लेकिन जैसे वो छूट गया तो वैसे वो हरे भरे खेतों में भाग करके चरने जाता था। उसको पहाड़ में कहते हैं उजाड़ खाना, उजाड़। हाँ, देते हैं। और इसी तरह हमने एक बैल को ऐसा भी देखा, वो क्या करता था, जैसे उस पे खूंटी से वो बांध दिया, रस्सी बांध रखी है, तो वो बड़ी चालाकी से अपनी गर्दन ऐसे ऐसे करके अपनी गर्दन को छुड़ा देता था। तो ये प्रतीक मेरे मस्तिष्क में, बाल मस्तिष्क में थे प्रतीक, और वर्षों के बाद मेरे दिमाग में यह प्रतीक घूमते रहे थे। और कई साल के बाद मैंने इन सारे प्रतीकों को इस पर्वा बल्द पुस्तक में व्यंग्य के सहारे प्रतीक के रूप में इनको दिया है।
तो जैसे एक कहानी है, इसमें एक कविता है, पौड़ा बल्द और हल या बल्द, मतलब कामचोर बैल और हल लगाने वाली बैलों की बातचीत होती रहती है। तो जब वो बातचीत होती है तो जो हल लगाने वाला बैल है वो अपनी प्रशंसा करता है कि मेरी तारीफ होती है, सब कहते हैं ये अच्छा बैल है। तो दूसरा कहता है क्या कि क्या हो रहा, क्या कि दाना पानी तो मुझे भी मिल ही रहा है। ठीक, तो अंत में जो बैल है जो उजाड़ भी खाता है, मतलब लोगों के खेतों में भी चरने जाता है, पर भी जाता है, लेट भी जाता है, कामचोर बैल है, तो वह कहता है, अंतिम पंक्ति है इसमें जो वो कहता है, मी जना उजड़या बल्द संगति छन देश मा, मिछो बल्द जोनी मा सिछन मन की वेश में। मतलब इसका अर्थ ये है कि मेरे जैसे दूसरों के खेत में हरा भरा चरने वाले और हल लगाते समय जमीन में पड़ने वाले देश में बहुत सारे हैं, लेकिन अंतर ये है कि मैंने बैल की योनि से जन्म लिया है और उन लोगों ने मनुष्य की योनि से जन्म। इसमें समाज का एक हाँ, असली परिदृश्य भी हाँ जी, आपने दिखाया है कहीं। भ्रष्टाचार, कामचोरी, ये जी। सब चीजें ये बैलों के प्रतीकात्मक रूप में दिखाए। 6 फुटे जमीन भी आपकी काफी चर्चित किताब हाँ जी। रही, ये भी अनुवादक किताब है। हाँ जी, हाँ जी। क्या है इसमें? ये लियो टॉल्स्टॉय की जो 16 कहानियां हमने अंग्रेजी में पढ़ी है। जी। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो बचपन में एक तीर्थ यात्रा वाली कहानी थी, हमारे कोर्स में हुआ करती थी। एक कहानी वो थी कि अंग्रेजी में होती थी कि दो बच्चे लड़ रहे हैं और उनके कारण से उनके अभिभावक भी लड़ रहे हैं। तो तब क्या होता है कि बाद में अभिभावकों की लड़ाई चलती रहती है और बच्चों के बीच में दोस्ती हो जाती है। वो कहानी भी बचपन में पढ़ी थी। और एक कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आपने जो 6 फुटे जमीन वाली कहानी जी। है, वो गांधी जी को भी पसंद थी कह के बताते हैं। तो उस कहानी में क्या होता है कि आपने भी पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वो जितने क्षेत्र में पूरे दिन भर में चलेगा उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। अच्छा। तो और सूर्यास्त के समय तक यहाँ पहुंचना पड़ेगा उसको। तो वो क्या करता है कि सुबह से चलना शुरू करता है और चलते 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 दिन भर चलता है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक प्रतीकात्मक है कि हम जो गांधी जी ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हम संग्रह न करें, तो हमारी जो लालच की प्रवृत्ति है उसको दिखाती है 6 फुटे जमीन वाली कहानी। तो इसमें अंत में उस व्यक्ति को 6 फुट की जमीन मिली उसको दफनाने के लिए। दिन भर चक्कर काटता रहा जमीन के चक्कर पे, तो नहीं मिल पाई। तो इसमें 6 फुटे जमीन जो हमने यह कहानी बचपन में पढ़ी थी और 2-3 कहानियां पढ़ी थी, तो ऐसा ही मन में तैरती रही ये कहानियां, इनका कथानक तैरता रहा। जैसा कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हम बचपन की तरफ लौट आते हैं जी। तो उसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। वैसे कहा जाता है कि एक अंग्रेजी में एक शब्द भी है ना उसका, कहा जाता है कि वो पूर्व दीप्ति की तरफ भागना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसका यदि हम प्रोडक्टिव उपयोग करें तो उम्र बढ़ती है तो हमें पीछे की तरफ ध्यान जाता है, बचपन की यादें आने लग जाती है। तो उसका सकारात्मक पक्ष ये है, जैसे हमने मेरी इस वाली किताब में और शेक्सपियर वाली किताब में हमने हमारे कोर्स में हुआ करती थी, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जूलियस सीजर है, कोर्स में होती थी कहानियां। इसमें भी जो कहानियां हैं हमने कोर्स में जब हम विद्यार्थी थे तब पढ़ते थे। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ पूर्व पिछली की तरफ जब हमारा मन गया, ध्यान गया, तो मेरे मन में यह आया कि क्यों ना पूर्व दीप्ति का, पुरानी यादों का एक प्रोडक्टिव उपयोग किया जाए, सकारात्मक उपयोग किया जाए, उत्पादक उपयोग किया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए तब मुझे प्रेरणा मिली कि जो लियो टॉल्स्टॉय की कहानियां हैं कुछ और पहले तो मुझे पता भी नहीं था ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, जब हम बचपन में पढ़ते थे। एक तीर्थ यात्रा वाली कहानी थी, एक ये 6 फुट जमीन वाली भी थी, वो बच्चों वाली भी कहानियां थी, तो पता नहीं था कि ये टॉल्स्टॉय की कहानियां हैं। लेकिन जब अध्ययन करते रहे तो तब जानकारी मिली कि अरे ये तो टॉल्स्टॉय की कहानियां हैं। फिर मैंने और कहानियां भी पढ़ी, तब मन में विचार आया कि इसको अपनी लोक भाषा गढ़वाली में इसको लिखा जाए। ये अच्छा प्रयोग है, बच्चे अपनी भाषा में भी इसको पढ़ पाएंगे। आपने साहित्य से विज्ञान को भी जोड़ा, विज्ञान और साहित्य का संगम कहें तो आपने किताबें लिखी 100 विज्ञान पहेलियां। तो इसमें बच्चों को आसान भाषा में विज्ञान के जो फॉर्मूले हैं या कुछ इस तरह की चीजें आपने बताई हैं, क्या क्या है? हाँ, 100 विज्ञान पहेलियां में कविता की शैली पे 4-4, 6-6 पंक्तियों में, जैसे पहेली में होता है कि कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई समस्या रहती है, उसको दिखाया गया है और उसके समाधान अंतिम खंड में दे रखे हैं कि पहले बच्चों को सोचने का अवसर, उत्तर एकदम नीचे नहीं दिया, हाँ, सोचने का मौका मिल जाए, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए,
फिर उसके बाद उस पर बात भी कर रखी है, कहीं पर उसके कथन भी दे रखे हैं। जी तो अक्सर होता क्या है, जब हम विज्ञान शिक्षण करते हैं तो विज्ञान शिक्षण में सूचनाओं के कारण से या तथ्यों को बच्चों को देने के कारण से कई बार नीरसता शिक्षण में आ जाती है, तो और बच्चे उससे ऊबने भी लग जाते हैं। तो यह प्रयोग, इसमें साहित्य का लालित्य भी है, कविता का जो आनंद होता है जी वो भी है, और इसके साथ साथ वैज्ञानिकता भी है। तो यह बच्चों को काफी पसंद आ रहा है। उत्तराखंड में बच्चे इन पहेलियों को, जैसे प्रतियोगिताएं होती हैं, क्विज प्रतियोगिता, तो इसमें क्या है, कोई पहेली कविता के रूप में पूछ दी। जैसे एक हाँ, बताइए इसमें उदाहरण के तौर हाँ, पे। कई हैं इसमें, जैसे हिंदी में है, गढ़वाली हिंदी में है, जैसे जी। एरोमेटिक पदार्थों का जनक मैं कहलाता, केकुले ने मेरी संरचना खोजी, रसायन में मैं क्या कहलाता, जी है ना। तो इसका उत्तर बेंजीन होता है, एक रासायनिक पदार्थ है। इसी तरह बहुत सरल सरल उसमें भी है, जैसे कविता के रूप में ये है, सड़ने वाला कूड़ा बच्चों कैसे सड़ता गलता, मरने वाला जीव कभी खाली पड़ा न मिलता, कौन सड़ाता इन चीजों को, कौन गलाता इनको, देता नहीं दिखाई फिर भी कौन मिटाता इनको। तो इसमें कविता की सरसता भी है, आनंद भी है, और उसी में गूंथा हुआ है जो वैज्ञानिक समस्या, और इसके पीछे तो इसका आंसर्स उत्तर है। भी इसी हाँ, में हैं। आंसर दे रखे हैं। एलियंस से दोस्ती आपकी अभी हाँ जी। किताब जो आई है, हाँ जी। उसमें क्या चीजें आपने एलियन से mention की? दोस्ती में मेरे 21 जो विज्ञान कथाएं होती हैं, जी। विज्ञान गल्प होते हैं, उनका संग्रह है। और ये मेरी विज्ञान जो कहानियां हैं, विज्ञान कथाएं हैं, विज्ञान प्रगति जी जैसी पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित हुई है, और इनका पंजाबी में भी अनुवाद हो चुका है। जी। और इस जो एलियन से दोस्ती है, जब इससे संबंधित मेरी कथाएं छपी हैं तो मेरा काफी रोचक अनुभव भी रहा। मेरे पास दूर दूर से फोन भी आए। एक बार ऐसा हुआ, इलाहाबाद से मेरे पास फोन आया था किसी अभिभावक का। उन्होंने कहा कि सर कह के, यदि आपका टूर इलाहाबाद की तरफ हो तो मेरा नंबर सेव कर दीजिए और हम आपको लेने आ जाएंगे। हमारे कह के 2 बच्चे हैं। उसमें एक कहानी थी अंतर्दृष्टि का रहस्य। जी तो अंतर्दृष्टि का रहस्य में क्या था कि 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बचपन से ही देख नहीं पाता है और उसका जो भाई रहता है वो देख पाता है। अचानक क्या हो जाता है कि मेले में वो बच्चा गायब हो जाता है। बाद में जब वो बच्चा आता है तो कुछ चमत्कार दिखाता है वो। जी जैसे वो गाड़ी कहीं जा रहे हैं तो वो बच्चा कहता है अरे गड्ढा आने वाला है, जबकि उसको दिखाई नहीं देता था। तो उसके पीछे क्या विज्ञान है, उसको सस्पेंस में रखा गया है ताकि जी। रोचकता बनी रहे, और अंत में वो रहस्य खुलता है। तो बच्चों को वो बहुत कहानी, इलाहाबाद के 2 बच्चों को इतनी पसंद आई कि उनके अभिभावकों ने कहा कि हमारे बच्चे कह रहे हैं कि राइटर अंकल को कह के एक बार यहाँ बुला दीजिए, हम डिनर करना चाहते हैं राइटर अंकल के साथ। अच्छा आपको राइटर अंकल की उपाधि मिल गई है अब तो। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार जी। है यदि हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। जी अक्सर होता क्या है, जब हम बाल साहित्य लिखते हैं उसकी समीक्षा बड़ा ही व्यक्ति करता है। जी माना हमने बाल कविताएं लिख दी, बाल कहानियां लिख दी, अब समीक्षक ने तो साहित्य के जो मानदंड हैं उस आधार पर लिख दिया कि डॉक्टर चमोलक की कहानियां ऐसी है। लेकिन वास्तविक रूप से उसकी समीक्षा या पुरस्कार वो है जब बच्चा उसको पढ़ करके टिप्पणी कर रहा है, जिसके लिए लिखी गई हाँ, है। हाँ, और अपने अभिभावक से कह रहा है कि अंकल से बात करा दीजिए, है ना। कई बार ऐसा हुआ है। तो वो पुरस्कार है मेरी दृष्टि में, एक कि जिसके लिए लिखा गया है वो बच्चा कह रहा है उन बातों क्योंकि गढ़वाली में भी आपने लिखा, तो कभी उत्तराखंड में भी ऐसे बच्चों का रिस्पांस मिला हाँ, आपको इस हाँ। तरह का? को। गढ़वाली में मेरा लोक कथाओं पर फोन आए हैं मेरे पास, जी। लोक कथाओं पर दूर दूर से फोन आए हैं कि सर हमने आपकी किताब पढ़ी थी, उसमें ये लोक कथाएं हैं और हमारे यहाँ इस लोक कथा में ऐसा ऐसा है, आपने ऐसा ऐसा दिखाया है। तो आए हैं फोन। सार्थक हुआ आपका प्रयास हाँ, एक तरह से। हिंदी और गढ़वाली के साथ में आपने इंग्लिश में भी राइटिंग की है। हाँ जी। चिक चिक एंड ब्लोइंड विंग आपकी जो किताब है हाँ। काफी चर्चित हाँ। भी है और विदेशों में भी इसको पढ़ा जा रहा है। जी। इसके बारे में थोड़ा हाँ। सा बताइए। चिक चिक एंड ब्लोइंग विंड, इसमें कुछ कहानियां हैं, बहुत जी। पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो इस किताब में पर्यावरण पर और ये जो अलग अलग पक्ष हैं हमारे, जैसे बच्चों की शरारतें होती हैं, जी जैसे कक्षा कक्ष का व्यवहार होता है, क्लास में बच्चों की आदत होती है, जैसे हमारी भी आदत थी कि अपना नाम लिख देते हैं दीवार जी, को जी, खुरस जी। करके, है ना। तो इन बच्चों से जुड़े मुद्दों पर यह किताब लिखी गई थी, चिक चिक एंड ब्लोइंग विंड। तो इसमें एक कहानी वो भी है जिसमें चिक चिक एक चिड़िया है और एक हवा है, जी। उन दोनों का भी संवाद दिखा रखा है। तो इसका अनुवाद
बंगाली भाषा में भी हो चुका है अच्छा। और जापानीज भाषा में भी इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं इसको। अच्छा, हाँ, और मेरे पास रिस्पॉन्स आता है कि हमें ये कहानियाँ बहुत अच्छी लग रही है। ये अच्छी बात है। और उपन्यास भी आपने काफी लिखे हैं, हाँ जी। तो उनका कैसा रिस्पॉन्स हाँ। रहा? क्योंकि बाल कथाओं से, उपन्यास भी बाल कथाओं से रिलेटेड हाँ, है? होते हैं। जी। उपन्यास और कहानी में ज़रा अंतर ये होता है, कहानियाँ जो हैं जो बिना धैर्य वाला जो पाठक भी है ना, जी। वो कहानियों को पढ़ लेता है। लेकिन उपन्यास को पढ़ने के लिए धैर्यवान पाठक चाहिए, क्योंकि जी। उपन्यास एक प्रकार की लंबी कथा है, लंबी कहानियाँ हैं, उसमें अलग-अलग पड़ाव आते हैं। तो उपन्यास में यह होना चाहिए कि जैसे कहानियों में भी होता है, एक सस्पेंस भी रहता है ताकि पाठकों को बंधा रखा जा सके। तो मैंने गढ़वाली में एक ये उपन्यास लिखा है, निर्बिजू नाम से है। जी। तो ये भी, इसमें भी आप हमको हमारा जो गढ़वाल का लोक है वो दिखाई देगा, लोक दिखाई देगा। ये एक नकारात्मक शब्द है निर्बिजू, इसका जी। अर्थ होता है कि विनाश होना। अच्छा। तो इसमें क्या है कि एक ऐसी कहानी है जो, चूंकि हमारे यहाँ पे गढ़ होते थे पहले, छोटे जी। छोटे किले होते थे, पहाड़ी किले होते थे, तो इसकी कहानी को मैंने उसी पर आधार बनाया है कि पहाड़ी किले का जो एक अधिपति है और एक पहाड़ी किले की अधिपति एक महिला भी है। जी। तो जो स्त्रीयोचित गुण है उसमें, नारी के जो गुण हैं उनको उसमें दिखाया गया है। और एक पात्र ये होता है, तो दोनों के बीच फिर राजा क्या करता है कि कुछ गलत निर्णय लेता है, जी। स्त्री पर अत्याचार करता है और पर्यावरण संरक्षण नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि धरती माता को लिखा गया है कि धरती माता को कहते हैं धारिणी। जी। माता भी धारिणी होती है, जो अपने पुत्रों के कष्टों को धारण करती है। इसीलिए एक पर्याय स्त्री का धारिणी होता है, माता का भी धारिणी होता है, और हमारी धरती माता भी धारिणी है। हम चल रहे हैं उसमें और कई अन्न, कई उत्पादन वो हो रहा है। लेकिन इसमें ये दिखा रखा है कि जब अत्याचार इतना ज्यादा हो जाता है, जब उसी मिट्टी में पीड़ित के आंसू हैं, जी। उसी मिट्टी में ऐसी घटनाएं हैं कि खून तक भी बह गया है, तो पर्यावरण संरक्षण नहीं है, वृक्षों की चढ़ की जो ध्वनियां हैं वो उस में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धरती माता नाराज हो जाती है, और धरती, एक क्षेत्र ऐसा है जहां कई वर्ष गुजर गए, अभी तक भी अनाज नहीं हो रहा है, पत्थर पत्थर है, वो पुरानी विनाश की कहानी को कह रही है। जी। तो धरती माता ने शाप दे दिया है कि धारिणी तो मैं हूं, लेकिन मैं यहाँ उपजाऊंगी नहीं, यहाँ इतना अत्याचार हो चुका है। तो ये उपन्यास गुरु रामराय विश्वविद्यालय में MA के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जी। और इसी तरह ये कचा की उपन्यास है। तो इस कचा के उपन्यास में जैसे हमारे पहाड़ में ना तंत्र जी। मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। जी। तो तंत्र मंत्र का तो विज्ञान तो उसको मानता नहीं है, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी होता है, जैसे तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति कुछ दूषित पदार्थों को खिलाता है उस व्यक्ति को। जी। तो यहाँ पर साइंस भी है कहीं ना कहीं। तो मैंने इसमें ये लिख रखा है कि एक पहाड़ में एक कहावत है कि जब लकड़ी जलती है तो पीछे की तरफ आती है, जी। या कोई लकड़ी जल रही है तो जो ऊपर की लकड़ी रखी रहती है वो उस पर हंसती है, अरे तू जल रही है, लेकिन उसकी भी बारी आती है। तो मैंने इस कहावत को भी यहाँ इस उपन्यास में लिखा है। तो इसमें मैंने ये दिखाया है कि जिस प्रकार से आगे लकड़ी का पीछे का हिस्सा सोचता है कि मैं नहीं जलूंगा, ये आगे जल रहा है, तो उसी तरह व्यक्ति जब गलत कार्य करता है तो उसको अंत में उसका फल मिलता है। तो इस उपन्यास में इसी बात को रखा। गीत भी आपने लिखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो कुछ गीत हमें भी सुना दीजिए। हाँ, किस तरह के गीत, एक हमारी एक ऑडियो कैसेट भी आई थी जब हम पढ़ते थे। मैं गुरु रामराय में पढ़ाता था PG करने के तुरंत बाद। तो उस समय भी एक नीलम कैसेट से एक, उसमें हमने पहाड़ के पलायन और उस पे कुछ गीत लिखे थे। और जैसे एक पलायन पे एक गीत था, गाड गदेरा गीत सुनो ना किलनी ओणु त्वेते भूलोना। फिर आगे का चरण था, कप्फू बसदा कुगुती घुरांदी बाणु बाणु माँ कीला से रोंदी लैया का पुंगड़ा छिन बहुत स्वाणा किलनी ओणु त्वेते भूलोना। इसका अर्थ ये है
जो हमारे गाड मतलब छोटी नदी है, जी। गदेरा है, छोटी नदी है, तो इसमें कहा गया है कि छोटी नदियां और जो ये गाड है ये गीत सुना रही है और तुझे कह रही है कि तू यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। गाड गदेरा गीत सुनाना किले नहीं आणु ते बोलो। जी। फिर कप्पू बसना, एक पक्षी होता है, उस ऐसी आवाज आती है उसकी, ऐसी आवाज वाली आपने भी सुनी होगी। पहाड़ में थोड़ा भी ऊंचाई पे जाओ ये पक्षी आती है, तो वो कहता है कि ये वाली पक्षी भी कह के आवाज निकाल रही है। घुघुती होती है एक, जी। वो भी आवाज निकाल रही है। तो कप्पू बसना, घुघुती, गुरहानी, और जंगल जंगल में क्या है, हिलांस पक्षी भी रो रही है। तो ये सब कह के ऐसा लग रहा है कि तुझे बुला रही है। आपने ऑडियो कैसेट की बात की, तो जिस तरह से अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो जी। आप ऑडियो बुक्स को कहें या फिर, क्योंकि रोचकता बच्चों को दिखती है तभी बच्चे उसको देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो कहते भी हैं कि पढ़ने से ज्यादा बच्चे देखने पे ज्यादा बिल्कुल रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ जी। तो कितना जरूरी आप मानते हैं कि जो ये बदलाव हो रहा है अब, क्योंकि कई सारी ऑडियो बुक्स हैं, ई टीवी में मैगजीन भी ई आ रही है। मैगजीन्स हैं, तो कितना बदलाव ठीक है ये बच्चों के लिए? कुछ तो युग के हिसाब की प्रवृत्तियां होती हैं, उन प्रवृत्तियों का सकारात्मक पक्ष भी होता है जी। और नकारात्मक पक्ष भी होता है। तो हम इसके सकारात्मक पक्ष का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने एक, जब मैं SCERT में था, हमने एक प्रोजेक्ट किया था, लोक संगीतमय डिजिटल सामग्री। तो उसमें भले मुझे वो याद नहीं है, यूट्यूब पर है वो। जी। हमने क्या किया था, जैसे उत्तराखंड की वनस्पतियां एवं जंतु, जी। उसको गढ़वाली भाषा में गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया था। या यहाँ के तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, जी। पूरे एक सीरीज बना रखे हैं। तो 14 गाने हमने उसमें बनाए थे डिजिटल के रूप में, तो जी। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह जो हमारी ई पत्रिकाएं होती हैं या जो ऑनलाइन हमारे छपती है रचनाएं, यूट्यूब में आप मेरी लोक कथाओं को यूट्यूब में भी पा सकते हैं। जी। अलग अलग कई चैनलों ने भी उसको दिखाया है। तो उसका भी अलग वर्तमान युग के हिसाब से, क्योंकि यह अच्छी बात है कि हम पुस्तकों के पठन की संस्कृति को बनाए रखें, लेकिन नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमें डिजिटल प्रयास भी करने पड़ेंगे, तभी वो नई युग का पीढ़ी जो हाईटेक बच्चा है, जी। वो हाईटेक बच्चा हमसे तभी जुड़ पाएगा। तो उसके लिए भी ऐसे प्रयास भी हमें करने पड़ेंगे। तो लोक कथाएं, कहानियां, उपन्यास, अब नया क्या करने जा रहे हैं? हाँ, अभी मेरे मन में एक विज्ञान पर आधारित एक बाल उपन्यास लिखने का, हिंदी में। जी। अभी वो विचार भी है। और जो यहाँ पर पर्यावरण से और आपदा से, केदारनाथ त्रासदी के हम सभी गवाह हैं, तो एक पर्यावरण पर आधारित एक और उपन्यास गढ़वाली में अभी जी। मेरा प्रस्तावित है। और इसके साथ साथ विज्ञान नाटिकाएं, जी। विज्ञान नाटिका का स्वरूप क्या होता है और विज्ञान को हम नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए वह पुस्तक भी मेरे अभी चल रहा है प्रयास। इसके साथ ही एक हमारा जो प्राचीन विज्ञान है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम यह मानते हैं कि संस्कृत भाषा कर्मकांड की भाषा है, ऐसा नहीं है। हमारे संस्कृत में गति के नियम वैशेषिक दर्शन ने न्यूटन जो 16वीं शताब्दी में हुए थे उनसे पहले दे रखे हैं। जी। गति के जो 3 नियम है उसमें से एक नियम है, तीसरा जो नियम है, गति संयोग और विशेषा विरोधी, यानी गति और उसका संयोग एक दूसरे के विशेष विरोधी होते हैं। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन वाला जो न्यूटन का है उसी का है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसको भी हमारे महर्षियों ने काफी पहले बहुत विस्तार से, उसमें श्लोक है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो वो जानकारी भी है। तो नई पीढ़ी को हमारा जो पुराना ज्ञान भी है, जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान भी है, वह भी पहुंचे, तो इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। वो भी किताब अभी मेरी तैयार हो रही है, अभी चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको भी। और आपने एक वैचारिक धारा को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल आपने की है, जो श्रृंखला आप चला रहे हैं लगातार, ये एक सार्थक पहल है। और मुझे उम्मीद है कि इस पहल से भी हमारी युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा, वो प्रेरित हो सकेंगे अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए। और पठन पाठन की संस्कृति, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या हमारी पुस्तकों के माध्यम से हो, इससे बच्चे भी जुड़ सकेंगे आपके इन प्रयासों के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उमेश चमोला जी, जिन्होंने सामाजिक परिदृश्य और विज्ञान को साहित्य के माध्यम से बखूबी दर्शाया है। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।